हेलो दोस्त, आपका स्वागत है एमएस आर्ट्स क्लासेस में। मैं लालजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10th क्लास हिंदी काव्य खंड के भारत माता कविता शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप अच्छा अंक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक विशेष प्रकार का ज्ञान, एक विशेष प्रकार की समझ की चर्चा है और हमारा भी उद्देश्य आप में एक विशेष समझ उत्पन्न करना है। चलिए शुरू करते हैं। कविता पाठ 5 में शीर्षक भारत माता है। शीर्षक एक पॉइंट, एक बिंदु होती है जिस पर पूरी कहानी, पूरी कविता लिखी हुई होती है। अर्थात शीर्षक के इर्द गिर्द सारी बात, सारी चर्चा लिखी हुई होती है। शीर्षक के इर्द गिर्द ही सारी बात होती है। यहाँ शीर्षक भारत माता है तो पूरी बात, पूरी चर्चा भारत माता के बारे में होने वाली है। भारत माता के बारे में जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत माता किसे कहते हैं। भारत माता किसे कहते हैं, यह जानने के लिए भारत माता शब्द पर गौर करेंगे। भारत माता शब्द 2 शब्द से बना हुआ है। पहला शब्द भारत, दूसरा शब्द माता। भारत एक देश है। भारत एक देश है। यह देश हम सबों का देश है। इस देश की निश्चित भूमि है जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी एक निश्चित आकृति है जो इस तरह से है। इस आकृति को भारत कहते हैं और इसकी जो क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि भारत एक देश है जिसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका जो क्षेत्र है इस तरह की आकृति के रूप में है। इस तरह की आकृति जो दिख रहा है, ये आकृति जो है यह भारत का क्षेत्र है। इस तरह की आकृति भारत का क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहां से क्या हुआ कि भारत एक देश है और उस देश का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से है। दूसरी बात है माता। माता जन्म देने वाली को कहते हैं, सही तरह से पालन पोषण एवं देखरेख करने वाली को माता कहते हैं। तो जो जन्म देती है, सही तरह से देखरेख पालन पोषण करती है, उसे माता कहते हैं, उसे माता कहते हैं। तो यहाँ पर माता और भारत एक साथ है। तो भारत का अर्थ, भारत है कि जो भूमि है ये कह रहा है। भारत का अर्थ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है ये भारत है और जन्म देने वाली को कहते हैं माता। तो कहने का मतलब है कि जन्म देने वाली, तो हमारा जो जन्म है भारत में हुआ और इस भारत में ही क्या है कि हमारा पालन पोषण हो रहा है। इस भारत में ही हम रह रहे हैं। हमारी उत्पत्ति इसी धरती पर हुई। तो जन्म देने वाली माता है और इस धरती पर हुई और दोनों को मिलाया तो भारत माता। तो भारत का मतलब 32.8 लाख की भूमि, 8 लाख वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है वो भारत, और जन्म हुआ तो हमारा जन्म इस धरती पर यानी इस धरती पर हुआ और उसके बाद इसी धरती पर हमारा पालन पोषण हुआ। तो इस धरती ने हमें जन्म दिया और इसी धरती पर हमारा पालन पोषण हो रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि भारत की धरती ने हमें जन्म दिया और हमारा पालन पोषण इसी धरती पर हो रहा है।
तब यानी यह जो धरती हो गई माता के रूप में हो गई। इसलिए यहां से स्पष्ट होता है कि भारत माता कहने का मतलब भारत की धरती जिस पर हमारा जन्म हुआ और हमारा पालन पोषण हो रहा है, वह धरती हमारी भारत माता के रूप में है। अर्थात कहने का मतलब भारत की धरती ही हमारी भारत माता है। भारत की जो धरती है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये धरती हमारी भारत माता के रूप में हुआ, क्योंकि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ, इसी धरती पर हमारा सही तरह से पालन पोषण हो रहा है, यही धरती हमारा पालन पोषण कर रही है। इसलिए पालन पोषण करने वाली माँ और ये यानी क्षेत्र है वो भारत है। तो भारत दोनों को मिलाया तो यानी जन्म देने वाली माता है तो दोनों को मिला दिया तो भारत माता। तो भारत माता कहने का मतलब भारत की धरती, अर्थात भारत की धरती को भारत माता कहते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि भारत की जो धरती है उसे भारत माता कहते हैं। तो आज जितनी भी बात हम पढ़ेंगे तो भारत की धरती के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम भारत माता कहते हैं। भारत की धरती के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की धरती कैसी है, किस तरह की है, यहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, यहाँ क्या क्या चीज है, यहाँ कैसे पहले रहा करते थे और अभी किस तरह से रहते हैं, इसकी जानकारी इस चैप्टर से मिलने वाली है, क्योंकि भारत माता शीर्षक है। यह कविता है और कविता को लिखने वाले कोई ना कोई होता है। तो इस कविता के लिखने वाले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कविता है तो इस कुछ मुख्य पॉइंट को देकर उसका जो यानी करने वाला जो उसका भूमिका में योगदान देने वाले हैं उसको इंगित किया गया है, लिखा गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ भारत माता है कविता है और लिखने वाले कवि, तो एक पॉइंट लिख दिया गया कवि और इसमें जो मुख्य पात्र के रूप में इसका नाम लिख दिया गया है। यहाँ कवि कविता भारत माता है तो कवि सुमित्रानंदन पंत, अर्थात कविता भारत माता है, इसको लिखने वाले जो है सुमित्रानंदन पंत है। तो यहां से होगा भारत माता, कविता के कवि कौन है तो सुमित्रानंदन पंत है। और सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी कवि है। सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी कवि है। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं और इनका जो जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में हुआ और इनका जो जन्म स्थान है ये कौसानी है। कौसानी एक गांव है, उसी गांव में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। यह जो कौसानी है अल्मोड़ा जिला में पड़ता है, जो कि जिला करके लिखा गया है। तो जिला हो गया अल्मोड़ा और अल्मोड़ा जो पड़ता है उत्तरांचल में। आज ही यह उत्तरांचल उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या हो गया, कवि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि, इनका जन्म 1900 ईस्वी, जन्म स्थान कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल उत्तराखंड। इनके पिता का नाम जो गंगादत्त पंत है, अर्थात इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी। और ये जो सरस्वती देवी थी सुमित्रानंदन पंत की माँ, जब सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ उसके 6 घंटे बाद इनकी माँ सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई। मतलब जन्म जब सुमित्रानंदन पंत का हुआ तो उसके जन्म के बाद 6 घंटा हुई, उस 6 घंटा के बाद सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई। इनकी जो पढ़ाई लिखाई की शुरुआती दौर गांव से हुई, प्रारंभिक शिक्षा शुरू जो हुई है वह गांव से हुई है। पर और फिर क्या है कि जब यह लिखना शुरू किए तो उनमें से बहुत सारे किताब लिखे, बहुत सारे रचनाएं किए हैं। उनमें से कुछ रचनाएं प्रमुख है जो इस प्रकार है: उच्छ्वास, पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्या, गुंजन, बीना आदि और बहुत सारे किताबों की रचना किए हैं। इन्हें पुरस्कार भी मिला है, इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और यह जो पुरस्कार मिला है चिदंबरा, एक इनकी रचना है, एक किताब है, इस किताब का नाम चिदंबरा है और इसी चिदंबरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
यह कविता हम जो पढ़ेंगे, लिख दिया गया है संकलित है, तो यह जो कविता हम पढ़ेंगे ये ग्राम्या से संकलित है। मतलब ग्राम्या एक काव्य खंड है, उसी काव्य खंड में से जो है यानी भारत माता संकलित है। तो ग्राम्या से यह भारत माता संकलित है। अब इनकी मृत्यु हुई तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यहां से आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, भाषा में लिख सकते हैं क्या कि भारत माता कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी कवि थे। इनका जन्म 1900 ईस्वी कौसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी, जिनकी मृत्यु 6 घंटे जन्म के 6 घंटे बाद हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास, पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्या, गुंजन, बीना आदि हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर मिला। भारत माता कविता ग्राम्या से संकलित है और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1970 ईस्वी में हुई। यहाँ से कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा करता है। पहला सवाल लिखा रहेगा कि भारत माता कविता के कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत। दूसरा सवाल रहेगा कि सुमित्रानंदन पंत किस तरह के कवि थे, तो छायावादी कवि। और सवाल रहेगा कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ, कौसानी। उनके पिता का नाम क्या था, गंगादत्त पंत। सबसे यानी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुमित्रानंदन पंत की मां की मृत्यु सुमित्रानंदन पंत के जन्म के कितने घंटे के बाद हुई, तो 6 घंटे बाद। सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, गांव से। और रहेगा ग्राम्या का रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। गुंजन का रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। इन सारे का रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। और VVI आपका सवाल है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर मिली, तो यहाँ चिदंबरा पर। सवाल रहेगा कि भारत माता कविता किससे संकलित है, ग्राम्या से संकलित है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा जो यानी कवि से संबंधित था। चलिए आगे हम देखते हैं कि यह जो कविता हम पढ़ेंगे भारत माता कविता, भारत की चर्चा, भारत की धरती और भारत में होने वाले और रहने वाले एवं भारत में उपस्थित सारी चीज की जानकारी, सारी चीज की चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें पूरी बात भारत से संबंधित होने वाली है, भारत से संबंधित पूरी बात होने वाली है। लेकिन यह हम ध्यान देंगे कि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता कविता को लिखे हैं और सुमित्रानंदन का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। यहाँ 1900 ईस्वी की हम बात करते हैं तो इस 1900 ईस्वी में भारत गुलाम था। भारत क्या गुलाम था, तो यहाँ से हम ध्यान देंगे कि 1900 ईस्वी में भारत गुलाम था। तो जन्म के कुछ समय के बाद जब लिखना शुरू किए होंगे तो उस समय भी भारत क्या गुलाम ही होगा, बिल्कुल गुलाम ही था। और उसी गुलामी के समय भारत माता कविता को लिखा गया। तो इस चैप्टर में, इस कविता में हम पढ़ेंगे भारत से संबंधित और उस समय के बारे में पढ़ेंगे जिस समय भारत गुलाम था। अर्थात जब भारत गुलाम था उस समय भारत की स्थिति, परिस्थिति और भारत की धरती एवं भारत के लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जितनी भी बात होगी तो जिस समय गुलाम था उस समय के बारे में इस भारत से संबंधित होने वाली है। तो अब हम देखेंगे कि भारत गुलाम था तो गुलामी के समय लोग क्या करते थे। तो बहुत सारे लोग क्या है आजाद होने के लिए लड़ाई करते थे। बहुत सारे लोग अनेक तरह का संगठन बनाकर यानी अंग्रेजों के विरोध और विरुद्ध में आवाज उठाया करते थे। और बहुत सारे क्या है कि लेखन शैली अर्थात कहानी, कविता एवं अन्य लिखने की शैली से क्या है कि लोगों को जागृत, लोगों को क्या है कि इस देश के प्रति आकर्षित करके लोगों को जागरूक
करते थे, तो उन्हीं में से आपका सुमित्रानंदन पंत कविता के माध्यम से लोगों को जगाया और किस तरह से जगाया है, इसी की चर्चा इस भारत माता में पढ़ेंगे। जब भारत गुलाम था, इस भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस भारत माता कविता का पहला लाइन, पहली पंक्ति। यहाँ लिखा हुआ है, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यहाँ लिखा हुआ है भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यह पंक्ति है। इस पंक्ति में हम देखेंगे कि क्या बात कही गई है। कोई भी कविता या कोई भी दोहा हो, उस कविता या दोहा का पहले हम और सरल रूप में अर्थ देखते हैं, उसके बाद उसको विस्तारित रूप में देखते हैं, और उसके बाद क्या है कि उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है या यह पंक्ति हमें क्या दिखाना चाहती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका सरल अर्थ देखते हैं। लिखा हुआ है, भारत माता ग्राम वासनी। भारत माता अर्थात भारत माता जो कि भारत की धरती है। भारत माता ग्राम का अर्थ गांव, वासनी का अर्थ होता है वास करने वाली। गांव वास करने वाली अर्थात गांव में वास करने वाली। वास करने का मतलब निवास करने वाली, अर्थात भारत माता गांव में निवास करने वाली है, अर्थात भारत माता गांव में निवास करती है। आगे हम देखते हैं, भारत माता गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल। खेतों मतलब खेत में, और खेत और में मतलब में, तो खेतों में फैला हुआ है। खेतों में भारत माता गांव में निवास करती है। तो अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि गांव में निवास करती है, तो गांव पर सभी बात अब आ गई है, और गांव में ज्यादातर क्या खेत होती है। तो उस खेतों में अर्थात गांव की खेतों में भारत माता गांव में निवास करती है, और गांव की खेतों में फैला हुआ है। अब गांव की खेतों में आप देखते हैं तो फैला क्या रहता है, तो अनेक तरह का फसल, अनेक तरह का जो है हरियाली देखने को मिलता है। तो फसल रहेगा तो हरियाली ऐसे भी रहेगी। तो कहने का मतलब गांव के खेतों में हरी भरी फसल रहता है, तो मतलब कहने का मतलब है कि हरियाली भरा हुआ रहता है। तो यही हो गया कि गांव की खेतों में फैला, तो क्या रहता है हरियाली। तो गांव की खेतों में फैली हुई हरियाली, अर्थात भारत माता गांव में निवास करती है और गांव के खेतों में फैली हुई हरियाली है। आगे श्यामल मतलब श्यामला टाइप का है। तो श्यामला का मतलब क्या आप जानते हैं कि ज्यादा खूबसूरत ना हो और ना तो ज्यादा बदसूरत हो। तो इस तरह से श्यामले टाइप है। तो यहाँ श्यामले का अर्थ एक शरीर के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि गांव के खेतों में फैला यानी जो हरियाली है श्यामले शरीर है, अर्थात श्यामले रंग का क्या है शरीर है। यहाँ अर्थ हो गया भारत माता गांव में निवास करती है, गांव के खेतों में फैली हुई हरियाली श्यामले शरीर है, श्याम रंग का शरीर है। धूल भरा मैला सा आंचल करा, धूल मतलब धूल भरा हुआ है, धूल से भरा हुआ, मैला सा आंचल मैला कुचैला, अर्थात धूल धूसरित जो है भाग, वह मैला कुचैला सा क्या है आंचल है, कराई आंचल है। अर्थात कहने का मतलब धूल से भरा हुआ जो भाग है मटमैला के समान है और वह आंचल है। कहने का मतलब धूल धूसरित मैला कुचैला आंचल है। तो मतलब हरियाली जो है श्यामले शरीर है, और जो बचा हुआ भूमि है वह धूल धूसरित है, वहां पर मट्टी और बहुत सारे हैं और मटमैला दिख रहा है जो आंचल के रूप में है। तो यहाँ से धूल धूसरित
महिला कुचैला भाग आंचल के रूप में है, आंचल है। यहां से हो गया भारत माता गांव में निवास करती है, गांव के खेतों में फैली हुई हरियाली भारत माता की श्यामले शरीर है, धूल धूसरित महिला कुचैला भाग बाग आंचल है। आगे हम देखते हैं गंगा यमुना में आंसू जल। गंगा यमुना, तो गंगा यमुना तो जानते ही है, जो गंगा यमुना एक नदी है, गंगा एक नदी है, यमुना भी एक नदी है। तो गंगा यमुना नदी और आंसू जल, तो आंसू जल क्या है कि आंसू, आंसू कब आता है जब किसी को कष्ट होता है, तो आंसू से भरा जल आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि आंसू बह रहे हैं, तो आंसू बह रहे हैं, यहाँ तो आंसू बह रहे हैं। आप देखो गंगा यमुना में, मतलब गंगा यमुना के समान, अर्थात गंगा यमुना की धारा के समान आंसू जल निकल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। अब है कि आंसू कब बहते हैं, जब कष्ट होता है, जब यानी दुख दर्द होता है तब आंसू निकलते हैं। तो यहाँ गंगा यमुना की धारा के समान आंसू निकल रहे हैं, बह रहे हैं। तो यहाँ भी कष्ट, यहाँ भी दुख है। क्यों ऐसा करें? क्योंकि यह कविता लिखी हुई है यानी गुलामी के समय। अब गुलामी के समय में भारत माता गुलाम थी, तो इस पर अत्याचार हो रहा था, तो क्या है, रो रही थी, जिसके चलते गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही थी। चलिए यहाँ पर तो से आ गया क्या कि गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बह रहे हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी मतलब मिट्टी, प्रतिमा मूर्ति, तो मिट्टी की मूर्ति के समान उदासीनी, उदासीन है, अर्थात मिट्टी की मूर्ति के समान उदासीन है। यह जो पंक्ति है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कि मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीन है और गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही है, आंसू बह रहे हैं। यहां से अर्थ देखेंगे तो क्या हो गया कि भारत माता गांव में निवास करती है, गांव की खेतों में फैली हुई हरियाली भारत माता की श्यामले शरीर है, धूल धूसरित महिला कुचैला भूमि भारत माता की आंचल है। अब कष्ट है, कष्ट करने का मतलब गुलाम है, गुलामी की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई है, इसलिए बोला कि आंसू बहा रहे हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीन है और गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही है। इस तरह से इसका अर्थ हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारत माता गांव में निवास करती है, गांव की खेतों में फैली हुई हरियाली भारत माता की श्यामले शरीर के रूप में सुशोभित हो रहे हैं और धूल धूसरित महिला कुचैला भूमि भारत माता की आंचल के समान है। जब भारत गुलाम था, हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस समय भारत माता मिट्टी की मूर्ति के समान उदासीन थी, उदासीन होकर बैठी हुई थी और रो रही थी, इतना रो रही थी कि गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बह रहे थे, गंगा यमुना के धारा के समान आंसू बहा रही थी हमारी भारत माता। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, सोचेंगे, समझेंगे क्या कि भारत माता शीर्षक है, पूरी बात पूरी चर्चा भारत माता, अर्थात भारत माता कहने का मतलब भारत की धरती के बारे में होने वाली है। तो यहाँ हम समझेंगे कि क्या भारत माता की धरती के बारे में चर्चा होने वाली है, जो इस पंक्ति के माध्यम से है। तो चलिए हम देखते क्या है कि भारत माता गांव में निवास करती है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि भारत माता गांव में निवास करती है? तो भारत माता का अर्थ आपने क्या जाना, भारत की धरती, और ये जो धरती है इस तरह की आकृति के रूप में है, इस तरह की आकृति के रूप में। तो मतलब ये आपका जो भारत की क्या है, धरती है। तो जो भारत की धरती है, अर्थात भारत माता भारत की धरती है, तो भारत की जो धरती है भारत की जो धरती है वह गांव में निवास करती है, गांव में वास करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत की जो धरती है, भारत एक देश है और इस भारत की एक निश्चित धरती, एक निश्चित भूमि है, और वह निश्चित भूमि, वह निश्चित जो धरती है ज्यादा गांव में ही है, ज्यादा गांव में ही है। ज्यादा जो भूमि है वह भूमि
पूरी तरह से गांव में है। सबसे ज्यादा जो भूमि है वो सारी भूमि जो है गांव में, सबसे ज्यादा भूमि क्या है, गांव में है। इसलिए बोला भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि इस देश की सारी भूमि गांव में है। आगे और देखते हैं कि गांव में निवास करती है। देखिए कह रहा है कि गांव में वास करती है और गांव में ज्यादा भूमि है, तो रहने वाले भी तो क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, तो ज्यादा होंगे। और वास करने वाले अर्थात गांव में भूमि ज्यादा है और उस गांव में क्या है कि ज्यादा वास करता है, मतलब करता होगा, अर्थात निवास करने वाले की संख्या भी बहुत होगी, अर्थात गांव में भी बहुत लोग वास करते होंगे। तो ज्यादा भूमि गांव में और निवास करने वाले की संख्या भी ज्यादा गांव में है। और गांव की क्या विशेषता है, तो आप जानते हैं कि गांव में क्या है, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। क्या है यानी और सबों में क्या सच्चाई की भावना होती है, दया की भावना होती है, और ये संकट में एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। ऐसा जो विशेषता है गांव में देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण कहते हैं कि सारी अच्छाई तो गांव में ही है और सारी धरती और ज्यादा लोग गांव में ही। इसलिए भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव में। भारत माता गांव में निवास करती है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया कि भारत की ज्यादातर जो भूमि है गांव में है और रहने वाले ज्यादा गांव में है, और गांव के रहने वाले लोगों में सच्चाई, दया की भावना कूट कूट कर भरा हुआ होता है, एक दूसरे में प्रेम से रहते हैं और संकट में मदद करते हैं। इसलिए कहते हैं भारत माता गांव में निवास करती है। और गांव की चर्चा मैक्स मुलर जो विदेश के हैं वो भी चर्चा किए कि भारत के गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देख लो, सारी समस्या का समाधान आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ के लोगों में अच्छाई है और यहाँ की भूमि ही क्या है, उपजाऊ है, कृषि प्रधान है और सारी आर्थिक व्यवस्था गांव पर ही डिपेंड है। इसलिए कहा कि सभी सारी चीज तो गांव में ही है, इसलिए भारत माता गांव में निवास करती है। तो सवाल भी आएगा ऑब्जेक्टिव कि भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव में। क्यों, क्योंकि गांव में क्यों, क्योंकि भारत की अधिकांश भूमि गांव में है और गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लोगों में सच्चाई, करुणा, दया की भावना कुट कर भरा हुआ रहता है और संकट में एक दूसरे को मदद करता है। चलिए आपका यह क्लियर। और क्या बोला कि गांव की जो खेत है वह खेतों में फैली हुई हरियाली है जो भारत माता की शरीर है और श्यामले टाइप का शरीर के रूप में। इसका क्या मतलब है, तो जो कह रहा है गांव है, उस गांव में भूमि ज्यादा है और उसी भूमि पर क्या है, कृषि होती है और ज्यादा कृषि होती है, इसलिए इस देश को कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सारे चीज की कृषि गांव में ही होती है। ध्यान देंगे क्या कि हमारी जो है कारण, ध्यान देंगे हमारी भारत माता गांव में निवास करती है और गांव की खेतों में फैली हुई जो हरियाली है श्यामले शरीर के रूप में, अर्थात कह रहा है कि ज्यादा भूमि गांव के क्षेत्र में है और इन क्षेत्र में जो भूमि है इसमें क्या है, कृषि बहुत होती है और यानी कृषि बहुत होती है और उसके बाद क्या है, ज्यादा यहाँ फसल होता है और वह फसल हरी भरी होती है, कह रहा है। और जो हरी भरी ये सारे फसल है, इस भूमि का बनावट या ढांचा को अच्छा कर देता है, सुंदर कर देता है, जिसके कारण कहा गया है कि भारत माता का ये हरियाली जो है एक शरीर के रूप में सुशोभित हो रहा है, शरीर के रूप में सुशोभित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यानी गांव में कृषि ज्यादा होता है, यहाँ के लोगों के पास भूमि ज्यादा है और कृषि करने से रुपया पैसा ज्यादा होता है और कुछ बड़े किसान लोग भी होते हैं जिसके पास बहुत ही ज्यादा खास
इनकम होता है, जिससे क्या होता है, देश का विकास, देश का आर्थिक यानी विकास होता है और देश का अर्थव्यवस्था इसी पर डिपेंड है, इस ग्रामीण लोग और ग्रामीण किसानों पर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि गांव के लोग निवास करते, यानी गांव के लोग क्या करते हैं कि खेती करते हैं, और खेती जो करते हैं तो ये एक शरीर के रूप में सुंदरता बढ़ाता है, ये है यानी इस भारत की धरती को। और इसके बाद क्या है, खेती करने के बाद जो आर्थिक स्थिति यानी बढ़ती है, जो आर्थिक इनकम है या जो रुपया पैसा आता है किसान के पास, जिससे क्या होता है कि देश, इस भारत भूमि का बनावट बढ़ता है, यानी महत्व बढ़ता है। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी इन सारे किसानों पर आधारित है। आगे हम देखते हैं क्या है कि धूल भरा मैला सांचल, और कह रहा है कुछ भूमि ऐसी है जहां तहां क्या है कि मरुस्थलीय भूमि कहीं है, तो कहीं पर है यानी पर्वतीय भूमि है, या तो कहीं पर क्या है पठारी है, जिसमें क्या होता है कि फसल नहीं होता है। लेकिन वह भी क्या है, भारत माता का जो है आंचल के रूप में काम करता है। और आंचल क्या करता है, तो किसी स्त्री की इज्जत प्रतिष्ठा को क्या है, ढकती है आंचल। तो यहाँ पे कर रहा हरियाली सब जगह जो शरीर के रूप में है, और जहां तहां जो भूमि है वहां यानी वहां कृषि नहीं होता है, ले धूल धूसरित है, मरुस्थलीय है, लेकिन वह एक आंचल के रूप में है जो भारत माता की क्या है कि यानी इज्जत प्रतिष्ठा को ढक कर रखती है। कहने का मतलब ये हो गया कि इज्जत प्रतिष्ठा को ढक कर यानी आंचल के रूप में यानी रखती है, यानी आंचल के रूप में यानी वह भूमि। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर क्या है कि उपजाऊ भूमि नहीं है, खेती नहीं हो पाता है, कह रहा है खेती क्या है नहीं हो पाता है, तो वह भी कह रहा है कि वह भी भूमि इस भारत का है जो इस आकृति को सुंदर बना देता है। इस भारत भूमि अर्थात भारत की धरती को सुंदर बना देता है। इस तरह से ये यानी इसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखती है आंचल के रूप में। यहाँ से कहने का मतलब क्या कि किसान लोग पहले तो कुछ था जो कोई अच्छा था जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धूल धूसरित है, यानी महिला कुचैला जैसा है, मतलब गरीब है, लेकिन वह भी भारत माता की आंचल के रूप में काम करता है, वह भी इज्जत प्रतिष्ठा को ढके रखती। कहने का मतलब कुछ ऐसे गरीब हैं, कुछ ऐसे मजदूर हैं जो क्या है बहुत गरीब होने के बाद भी जोर शोर से मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद क्या है इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देता है, जिससे इस देश का आर्थिक महत्व बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए कहा कि जो धूल धूसरित है मतलब जो गरीब लोग है वह भी इस भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाकर रखता है। इसलिए बोला कि भारत माता के आंचल के रूप में यहाँ के यानी गरीब किसान या मजदूर गरीब लोग करते हैं। तो इस तरह का यानी भारत है। तो यहाँ से क्या आया है कि भारत में कराए कि कृषि यानी होती है बहुत, अर्थात कहने भारत में गांव अर्थात कि भारत माता गांव में निवास करती है। गांव के लोग क्या है एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और खेती करते हैं। उसमें से कुछ बड़े किसान के रूप में बड़े जिससे देश की अर्थव्यवस्था, और कुछ ऐसे हैं जो क्या है कि गरीब हैं लेकिन वह भी देश के काम में बहुत योगदान देता है। ये आंचल के रूप में काम करता है और इज्जत प्रतिष्ठा को बचाकर रखता है। इस तरह के यानी जो लोग हैं गांव में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि गुलामी के समय में लिखा गया, तो जब भारत गुलाम था उस समय क्या है कि भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीन होकर गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही थी। अर्थात इतना बताया कि इस तरह के लोग गांव में हैं, लेकिन आज यही भारत किसी दूसरे के अधीन है। दूसरे अधीन मतलब अंग्रेज के अधीन, किसी दूसरे के अधीन है, किसी दूसरे के अंदर है। कोई दूसरा हम पर आकर कब्जा कर लिया, अधिकार कर कर क्या है हमें
क्या है, हमसे मतलब काम करवाता है और हम पर अत्याचार, हमें शोषण करता है। अर्थात कह रहा है हमारा भारत गुलाम था, और गुलामी के समय में यह कविता लिखी गई है और कविता में बताया गया है कि ऐसे लोग गांव में हैं, लेकिन जब कह रहा है कि भारत गुलाम था तो इतनी अच्छी स्थिति गांव के है और गांव में ज्यादातर लोग रह रहे हैं, और इन्हीं सारे लोगों को क्या है, अंग्रेज शोषण कर रहा है, इन्हीं पर अत्याचार कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के लोगों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब क्या है, लेखक उजागर किया कि सारी चीज तो गांव में ही है, फिर भी यानी हम सब परेशान हैं। तो कह रहा है कि जब भारत गुलाम था उस समय क्या करता था कि हमारी भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीन होकर, मतलब मिट्टी की प्रतिमा के समान क्या है, उदासीन होकर गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही है। कहने का मतलब ये है कि भारत गुलाम था, दूसरे के अधीन, अंग्रेजों के अधीन, और अंग्रेज क्या करता था, यहाँ पे आकर शोषण अत्याचार करता था। यानी क्या करता था कि मजदूरों से काम करवाता था और मजदूरी कम दिया करता था। फिर क्या है कि किसानों को दबा कर क्या है, कृषि करवाया करता था और आधा से अधिक अन्य जो है ले लेता था, जिससे यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी। लेकिन अंग्रेजों के पास सारे तरह का बल था, वह शक्ति से क्या है, हम सबों को दबाव में, मतलब हम सबों को दबा कर रखा करता था। तो वही कह रहा है कि हम पर अंग्रेज अत्याचार करता था, यानी काम ज्यादा करवाता था, मजदूरी कम देता था। तो उस इस समय क्या है कि यहाँ के लोग कुछ नहीं करता था, हमारी भारत माता जो है मिट्टी की प्रतिमा के समान, इस तरह से वह काम करवाता था कि मतलब मजदूरी कम दे, मतलब काम करवाता था ज्यादा टाइम तक और मजदूरी कम देता, और ऐसे स्थिति में भी हम क्या कुछ नहीं बोला करता था। अर्थात यहाँ के लोग कुछ नहीं बोलते थे। जिस तरह से मिट्टी की मूर्ति जहाँ खड़ा कर दिया जाता है और जिस ओर खड़ा कर दिया जाता है उसी ओर खड़ा रहता है और वहीं पे खड़ा रहता है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ का मजदूर, यहाँ के लोग यानी मिट्टी की मूर्ति के समान था और उदासीन होकर चुपचाप क्या है, यानी चुपचाप की स्थिति में खड़ा था। ये ऐसा, और क्या कर रहा था कि इस तरह से किसानों पर भी यानी अत्याचार, मजदूरों पर तो क्या है, सारे लोग रोने पर था, रोता था, जिसके कारण क्या है, आंसुओं की धारा, और वो आंसू पूरे देश में बह रहा। इसलिए कहा कि गंगा यमुना की धारा के समान आंसू। सारे लोग परेशान थे लेकिन कुछ नहीं कर पाते, यानी कुछ कर नहीं पा रहे थे यहाँ के लोग। इसलिए कहा कि यहाँ के लोग मिट्टी के समान बनी हुई है और केवल क्या है कि आंसू यानी परेशान होकर रह रहे हैं, ऐसा यानी कवि ने लिखा है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग मिट्टी की मूर्ति के समान कुछ नहीं बोला करता था, जिस तरह से अत्याचार करता था उस अत्याचार को सहकर जीवन यापन कर रहा था और रोता था, अपनी परेशानी को यानी नहीं कहा करता था, किसी न किसी तरह से जीवन यापन कर रहा था। इसीलिए लेखक ने कहा कि देखो सारे लोग गांव में, ज्यादा संख्या गांव में है और सारे चीज गांव पर ही आधारित है, गांव पर ही देश का विकास, देश का उत्थान और अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो यहाँ पे अत्याचार सब जगह हो रहा है और गांव में भी अत्याचार हो रहा है, तो गांव के लोग ही इसे का समाधान कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है, इस पंक्ति का मतलब यह है, इस पंक्ति के मतलब से इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सारे चीज गांव पर ही आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का उत्थान गांव पर ही आधारित है और ज्यादातर गांव में रहने वाले हैं और ज्यादा भूमि गांव में है और यानी ज्यादा
मेहनत करने वाले गांव में है, लेकिन आज अंग्रेजों की चंगुल में है, अंग्रेजों के दबाव में है, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तो गांव में ज्यादा और सबसे ज्यादा गांव का यानी गांव से ही विकास हो रहा है। तो आज गांव के लोग ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए जाग जाओ और अंग्रेजों की चंगुल से मुक्ति हो जाओ, अर्थात मुक्ति पाओ, अर्थात आजाद हो जाओ। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ग्रामवासी जागो और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करो, यह कहने का मतलब कवि का है। तो यहाँ से हमने देखा कि गांव में सारे चीजें डिपेंड है गांव पर ही। चलिए अब इससे ऑब्जेक्टिव सवाल हम देखेंगे। क्या देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल? कि भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। गांव की खेतों में फैली हुई हरियाली किसके समान है? तो श्यामले शरीर के समान। और दूर दूसरी भूमि भारत माता का क्या है? आंचल है। कौन गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रही है? तो भारत माता। कह रहा है मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीन होकर भारत माता है। चलिए ये आपका, यहां से आपका सवाल आएगा। सवाल यह आएगा कि कविता का जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति में भारत माता का किस तरह का चित्र खींचा गया, अर्थात प्रथम जो पंक्ति है उस पंक्ति में भारत माता का कैसा चित्र खींचा गया है। तो इस सवाल का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। क्या? कि भारत माता कविता में भारत माता को ग्रामवासी मानकर चित्र खींचा है। इसमें कवि ने बताया कि भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि अधिकांश भूमि गांव में है और गांव की खेतों में फैली हुई हरियाली भारत माता की श्यामले, मतलब उस भारत माता का कैसा वर्णन किया है इसकी चर्चा करना है। तो गांव की खेतों में फैली हुई हरियाली भारत माता का शरीर और धूल धूसरित भूमि भाग जो है आंचल के रूप में है। इस और मिट्टी की कराई गुलामी के समय में मिट्टी की प्रतिमा के समान उदासीन होकर बैठी हुई है और गंगा यमुना की धारा के समान आंसू बहा रहे हैं। ऐसा आपका आंसर होगा। अगला जो है उस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दैन जड़ित आपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासनी। यह पंक्ति का अर्थ देखते हैं पहले। कारण दैन जड़ित आपलक नत चितवन, तो दैन का अर्थ होता है दीनता से, जड़ित मतलब जकड़ी हुई, तो दीनता से जकड़ी हुई। दीनता का अर्थ होता है गरीबी, अर्थात गरीबी से जकड़ी हुई, अर्थात गरीबी से जकड़ी हुई। तो गरीबी से जकड़ी हुई कौन है? तो शीर्षक है भारत माता, तो पूरी बात भारत माता है। तो यानी भारत माता गरीबी से जकड़ी हुई, अर्थात हमारी भारत माता गरीबी से जकड़ी हुई है। आपलक, आपलक का अर्थ होता है बिना पलक, बिना पलक गिराए। नत कराए, नत का मतलब होता है झुकाए। चितवन, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि, अर्थात बिना पलक गिराए, बिना पलक झुकाए, अर्थात बिना पलक गिराए दृष्टि झुकाए हुए हैं। कह रहा है बिना पलक गिराए यानी झुकाए हुए हैं, चितवन दृष्टि, अर्थात बिना पलक दृष्टि झुकाए हुए हैं। यहां से क्या हुआ? हमारी भारत माता गरीबी से जकड़ी हुई है, बिना पलक दृष्टि को झुकाई हुई है। अध्रो, अध्रो का मतलब होता है ओठ, और में मतलब में तो ओठों में, चीर, चीर मतलब पुरानी, अर्थात ओठों में पुरानी है। तो ओठ में क्या लगाते हैं? तो वो लाल तरह का जो कलर होता है, तो वो जिसको बोलते हैं लिपस्टिक, अर्थात होठों में लिपस्टिक, अर्थात होठों की लाली। चीर, चीर का मतलब पुरानी, अर्थात पुरानी है, अर्थात होठों की लाली पुरानी हो गई है। नीरव, नीरव, नीरव का अर्थ होता है ध्वनिहीन, अर्थात होठों की लाली पुरानी है, अर्थात पुरानी हो गई है, ध्वनिहीन है। रोदन, रोने रोने वाली, अर्थात रो रही है, अर्थात ध्वनिहीन बनी है, रो रही है। कहने का मतलब यह है कि भारत माता की होठों की लाली पुरानी हो गई है, वह ध्वनिहीन बनी है
और रोदन जैसी बनी, मतलब रोने वाली बनी हुई है। युग युग मतलब बहुत युगों से, और तम मतलब अंधकार से, विषण्य मन, विष जैसे मन में है, विषातमय वातावरण में, अर्थात बहुत युगों से अंधकार से, विष मन जैसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बहुत युगों के अंधकार से विषादमय वातावरण में मन है, विषादमय वातावरण में मन है। वह अपने घर में प्रवासिनी, वह अर्थात भारत माता अपने घर में प्रवासिनी, अपने घर में ही प्रवासिनी बनी हुई है, बेगानी बनी हुई है, अर्थात वह अपने घर में ही बेगानी बनी हुई है। ऐसा इसका अर्थ क्या हो गया इसका, कि हमारी भारत माता गरीबी से जकड़ी हुई है और बिना पलक गिराए दृष्टि को झुकाए हुई है। भारत माता की ओठों की लाली पुरानी हो गई है और ध्वनिहीन एवं रोने जैसी बनी हुई है, जैसे लगता है बहुत युगों के अंधकार से विष जैसे विषादमय वातावरण में मन है और अपने ही घर में बेगानी बनी हुई है, परवासनी बनी हुई है। इसका अर्थ है क्या करें कि हमारी जो भारत माता है गरीबी से जकड़ी हुई है, कह रहा हमारी भारत माता कहने का मतलब क्या हो गया, तो हमारी भारत माता मतलब भारत की जो धरती है, अर्थात भारत की धरती और भारत के रहने वाले जो लोग हैं वो, अर्थात हमारी भारत माता गरीबी से जकड़ी, अर्थात हमारे भारत की जो धरती है और इस धरती पर जो रहने वाले लोग हैं वह गरीबी से जकड़ी हुई, अर्थात गरीब ही गरीब हो गया, सारे जगह गरीबी ही छाया हुआ है। गरीबी का मतलब क्या हो गया कि उसे उसे क्या है, ज्यादातर अच्छे खाना, अच्छे चीज, अच्छे कपड़े और अच्छे घर बना नहीं पाते, ऐसी स्थिति पूरे देश में हो गया था। पूरे देश में ऐसा ही स्थिति हो गया था कि ना उसे खाने के लिए अच्छा चीज, ना तो रहने के लिए, ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ऐसी हालत, ऐसी स्थिति पूरे देश का हो गया था और पूरे देश में ऐसा ही वातावरण छा गया था। इसलिए कहा कि हमारी जो हमारे भारत माता अर्थात भारत के लोग गरीबी से जकड़ी हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब ही हो गए और ऐसे स्थिति में क्या है कि बिना पलक गिराए दृष्टि के झुकाए, और क्या है कि वह देख रहा है और पलक को नहीं गिराया है, और लेकिन लग रहा है कि वह दृष्टि को क्या है, झुकाए हुए है। कहने का मतलब यह है, देखते हैं, कहने का मतलब है कि वह आदमी पर अत्याचार दबाव हो रहा है और वह सामने देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कह रहा है, यानी पलक गिराए यानी नहीं गिराया, मतलब बिना पलक गिराए हुए सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी वह कुछ कर नहीं रहा, मतलब दृष्टि को झुकाए हुए कुछ कर नहीं रहा है। तो ऐसा कब, जब भारत गुलाम हो गया था। इसलिए कहा गांव के वासी जल्दी जागो, तभी तुम अच्छे चीज कर सकते हो, अच्छा प्राप्त कर सकते हो और अच्छा जीवन आगे जी सकते हो। तो यही है कि जब भारत गुलाम था और क्या है कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज शोषण कर रहा था और इतना शोषण किया कि यहाँ के लोग गरीब ही गरीब हो गए। यहाँ के लोगों को अच्छे खाने पीने एवं रहने के लिए और अच्छे कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं मिल रहा था और ऐसे स्थिति में इन सारे चीज को देखते हुए भी यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ यानी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं। और क्या है कि जैसे लगता है कि यानी कह रहे हैं और हमारी भारत माता की ओठों की लाली पुरानी हो गई है, अर्थात इस तरह से क्या है कि किसी भी हो यानी स्त्री होती है, किसी भी लड़की होती है तो उससे का सुंदरता फेस से ज्यादा यानी अच्छा लगता है, मतलब फेस से मतलब पूरा शरीर की सुंदरता बढ़ती है। तो फेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज लगाया करती है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे होठ पे जो लाली लगाती है तो वो लाली क्या है लगने से क्या है और सुंदर दिखती है और अच्छा लगती है। तो यहाँ पर हमारी भारत माता मतलब जो भारत माता है, इस भारत माता की ओठों की लाली पुरानी मतलब बहुत दिनों से लगाई नहीं, वो फीका पड़ गया है। कहने का मतलब है कि भारत के लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग मुरझाए हुए हैं, लोग अच्छे ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की जो लोगों की यानी
रहन सहन की जो वातावरण होनी चाहिए वो बिल्कुल मतलब क्या है, अच्छा नहीं दिख रहा है। और क्या है, फिर क्या है कि हमारी भारत माता ध्वनिहीन बनी हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, किसी तरह की आवाज नहीं। ध्वनि मतलब आवाज और हीन मतलब नहीं, अर्थात कोई आवाज नहीं निकाल रही है। यहाँ की जनता किसी तरह की आवाज नहीं निकाल रही, बल्कि वह रोने रोने जैसा परेशान हो गया है। और कह रहा है कि यह एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, बल्कि यह बहुत युगों से ऐसा झेलते आ रहा है। इस तरह की वातावरण में, इस तरह के अंधकार और विष जैसे वातावरण में मन कह रहा है कि यानी विष जैसे वातावरण में जीवन यापन करते आ रहे हैं। और कहते हैं कि यानी जीवन यापन करते आ रहे हैं, और क्या है कि कह रहे अपने ही घर में प्रवास नहीं। और ऐसी स्थिति हमें अपने ही घर में ही देखने के लिए मिल रहा है। यह देश हमारा है, इस देश पर हमारा अधिकार है, हमारा घर है, हमारी भूमि है, और हमारे जो है यानी खेत है, और खेत में फसल लगाते हैं और अन्न उपजाते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ के होने के बावजूद भी कोई अधिकार नहीं था। हम पर अत्याचार, दबाव अंग्रेज किया करता था। अपने ही घर में हम रह रहे हैं और दूसरे के अधीन, दूसरे के नियम कानून के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे स्थिति हमारे लोगों का यानी बना हुआ था गुलामी के समय। इसलिए कहा कि देखो इतनी सारी बात हमारे साथ हो रही है और हम चुपचाप बैठे हैं। इसलिए इन सारे पंक्ति के माध्यम से यानी कवि सुमित्रानंद पंत जगाना चाहते हैं कि देख जागो ग्रामवासी, जागो कि देखो कैसी हालत हो गई है हम सबों का। हमारा घर है लेकिन हमारा ही कोई अधिकार क्या नहीं है। हमारे घर में ही कोई दूसरा आकर शासन कर रहा है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और किसी तरह का अधिकार नहीं। इसलिए जागो, जल्दी से जागो। यहाँ से सवाल आएगा कि हमारी भारत माता किससे जकड़ी हुई है? तो दीनता से, गरीबी से। और कहेगा कि कौन अगला सवाल आएगा कि कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो भारत माता। और कहेगा भारत माता अपने घर में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी। ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। अगला ध्यान देंगे, 30 कोटि संतान नग्नतम अर्धक्षुधित शोषित निर्यस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। यह पंक्ति है और इस पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। 30 कोटि संतान नग्नतम अर्धक्षुधित शोषित निर्यस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे। 30 मतलब 30 और कोटि का मतलब होता है करोड़। तो 30 करोड़ संतान, संतान मतलब लोग, जनता, अर्थात 30 करोड़ लोग थे, 30 करोड़ संतान, 30 करोड़ जनता थी। नग्न नंगे, तन तन रहता था, नंगे मतलब नंगे, और तन मतलब क्या? शरीर मतलब नंगे तन, अर्थात नंगे शरीर, नंगे बदन रहा करता था। अर्थात 30 करोड़ जनता थी, 30 करोड़ जनसंख्या थी, नंगे बदन, और वे सब नंगे बदन रहा करते थे। अर्धक्षुधित, अर्ध मतलब आधा, क्षुधित मतलब खाकर, अर्थात आधे पेट खाकर। शोषित, शोषित का अर्थ शोषित होकर, दबकर। निर्यस्त्र जन अर्थात निरस्त्र जन अर्थात निहत्थे। मूढ़ मूर्ख, मूढ़ असभ्य, असभ्य अशिक्षित, अशिक्षित निर्धन, निर्धन अर्थात निर्धन बनकर। अर्थात यानी 30 करोड़ जनसंख्या थी, 30 करोड़ जनता थी, नंगे बदन, आधे पेट खाकर, शोषित होकर, निहत्थे बनकर, मूर्ख बनकर, असभ्य अशिक्षित और निर्धन बनकर है, अर्थात निर्धन बनकर जीवन यापन करते थे। नतमस्तक, नत मतलब झुकाए हुए, मस्तक सिर को, अर्थात सिर झुकाए हुए। तरु, तल, तरु मतलब पेड़ और तल मतलब नीचे, तो पेड़ के नीचे निवासिनी निवास कर रही थी, अर्थात मस्तक को झुकाकर पेड़ के नीचे निवास कर रही थी। अर्थात हमारी भारत माता मस्तक को झुकाकर पेड़ के नीचे निवास कर रही थी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि 30 करोड़ जनता थी, अर्थात जिस समय भारत गुलाम था उस समय यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ थी। वे नंगे बदन, आधे पेट खाकर, शोषित होकर, निहत्थे बनकर, मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन बनकर जीवन यापन कर रहे थे। उस समय हमारी भारत माता अपने मस्तक को, अपने सिर को झुकाए हुए वृक्ष के नीचे निवास कर रही थी। यह अर्थ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब भारत गुलाम था
जब अंग्रेजों के अधीन हम सब थे तो क्या है कि उस समय यहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या, इस देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या 30 करोड़ थी। 30 करोड़ आबादी उस टाइम भारत की थी, अर्थात जिस समय भारत गुलाम था उस समय यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ थी। 30 करोड़ लोग इस देश में निवास कर रहे थे और वे लोग नंगे बदन कह रहा है कि इस तरह से अत्याचार किया, इस तरह से यानी लूटा इस भारत को कि यहाँ के लोगों को यानी पूरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं मिल पा रहा था, यानी नंगे बदन रहा करता था, अर्थात यहाँ के लोगों को कपड़े नसीब नहीं हो रहा था, यानी कपड़े नहीं मिल पा रहा था इस तरह से। तो ऐसा कब, जब अंग्रेज क्या है कि काम करवाता था बहुत टाइम तक, लेकिन मजदूरी कम देता, जिससे क्या है कि परिवार का भी भरण पोषण ढंग से नहीं हो पाता, ठीक से नहीं हो पाता था, पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिसके यानी कारण परेशान, तो वह कपड़ा खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, तो उस तरह से वह अच्छे कपड़े और पूरे शरीर को ढक नहीं पाता था, नंगे बदन रहा करता था करा। और यह हमारा ही देश और हमारा देश पर ही ऐसा हो रहा है, हमारे देश में ही ऐसा हो रहा है। और क्या आधे पेट खाकर रहा करता था, करा कि ऐसा हालत कर दिया था दास्ता के बंधन ने, गुलामी की बंधन ने इस तरह को भारत को कर दिया था कि लोगों को खाने के लिए नहीं जुड़ पा रहा था, भर पेट अन्न नहीं मिल पा रहा था, लोग अच्छे से खा पी नहीं रहा था, और क्या शोषित होकर दब दब कर रहा था, यानी किसी तरह से जीवन यापन कर रहा था, उस पर जोर जबर मतलब जोर यानी किसी तरह से वह दब कर जी रहा था, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया करता था, निहत्थे बनकर जीवन यापन कर रहा है, मतलब किसी तरह का जो अस्त्र शस्त्र हाथ में ना लेकर चलता था, बिना अस्त्र शस्त्र लिए रहना पड़ता था, ऐसी स्थिति हो गया था यहाँ के लोगों को, यानी अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया था। मूर्ख बन गया था यहाँ के लोग, क्योंकि खाने के लिए नहीं जुड़ रहा है, रहने के लिए नहीं है, तो वो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर पाएगा नहीं, जिसके कारण काम करने में लग जाता था, और क्या है कि उसे अच्छे ज्ञान नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो मूर्ख रहा करता था। और असभ्य मतलब क्या है, उसे सही तरह से यानी तौर तरीका नहीं पता चलता था, रीति रिवाज की कोई ज्ञान जानकारी नहीं, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी भारत का। अशिक्षित मतलब उसे कह रहा ये जो भारत है, इस भारत में यहाँ के लोगों को क्या है कि पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता था, अच्छी शिक्षा अच्छी व्यवस्था नहीं, लोगों को क्या है कि पढ़ाई के क्षेत्र से दूर किया जाता था, जिसके कारण लोग अशिक्षित हो रहे थे, और इन सारे कारणों से क्या है वे गरीब हो गए थे, इतना गरीब हो गए थे कि यहाँ के लोगों को अच्छे कपड़े जूट नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति गुलामी के समय हो गया था। और ऐसी स्थिति में क्या हमारी भारत माता एक वृक्ष के नीचे कह रहा है कि निवास कर रही है, अर्थात हमारी भारत माता निवास कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के धरती एवं भारत के लोग जो है अपने सिर को झुकाए हुए एक वृक्ष के नीचे लगता है किसी तरह से बैठी हुई है, जीवन यापन कर रहा है, अर्थात भारत के लोग इतनी सारी परेशानियां होने के कारण, यानी परेशानियां होने के बावजूद भी क्या है कि अपने सिर को झुकाए, यानी झुकाई हुई यहाँ की जनता बैठी हुई थी और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा था। तो ऐसी स्थिति को क्या है कि कवि ने लोगों को बीच रखा, जिससे लोगों में जागरूकता आई। तो इस तरह से क्या है कि जिस समय भारत गुलाम था उस समय यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ थी, वे नंगे बदन आधे पेट खाकर शोषित होकर निहत्थे मूर्ख असभ्य एवं अशिक्षित बनकर जीवन यापन कर रहा था, और गुलामी के बंधन ने पूरे भारतवासियों को मूर्ख बना दिया, गरीब बना दिया, और ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग किसी न किसी तरह से जीवन यापन कर रहा, निवास कर रहा था। इसलिए कह रहा है कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि यानी भारत कभी विकास नहीं कर पाता। तब लोगों को, अच्छे लोगों को, कवि लेखकों को यह अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण लोगों के बीच कह रहा है कि लोगों के बीच इन सारी बात को रखा, जिससे जागरूकता आई। कहा कि जागो जागो कि देखो 30 करोड़ हम हैं, हमारा घर, हमारा सारी चीज, और हम ही नंगे बदन रह रहे हैं, गरीब होकर रह रहे हैं, हमारा ही कोई अधिकार नहीं है, अनपढ़ अशिक्षित मूर्ख बनकर जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे हम लोग हैं। इसलिए जाग जाओ और इसके खिलाफ कुछ करो, जिससे क्या है हमें आने वाली पीढ़ी में या हमारे आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। इस तरह से यानी कवि लोगों को यानी जगाया करते थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा
कि जिस समय भारत गुलाम था उस समय यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 30 करोड़ थी। कह रहा है कि नंगे बदन आधे पेट खाकर, यानी इस तरह से। यहाँ से भी सवाल है, सवाल आपका 2 नंबर का आएगा। सवाल ये है कि यानी भारत माता कविता में भारतवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया। तो यानी भारत माता कविता में भारतवासियों का चित्र कैसा खींचा गया, ऐसे लिखेंगे। तो जिस समय भारत गुलाम था उस समय यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ थी। वे नंगे बदन आधे पेट खाकर, शोषित होकर, निहत्थे बनकर, मूर्ख बनकर जीवन यापन कर रहे थे। गुलामी के बंधन ने पूरे भारतवासियों को गरीब बना दिया था। इस तरह से यानी नंगे बदन आधे पेट, शोषित होकर, मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित बनकर जीवन यापन कर रहे थे। यही चित्र जनता के बारे में लेखक ने खींचा है, बताया है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। इसका अगला वीडियो लेकर आएंगे। यहीं तक, चलिए।